गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम असाइनमेंट क्लासरूम में सबमिट नहीं हो पा रही। आई थिंक नेटवर्क इशू है। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रही है। Okay. मैम व्हाट्सअप कर दूँ आपको? कोई बात नहीं, पर सिंगल फाइल करना। यस मैम, पीडीएफ बनाई हुई है। ओके। So there are only 32 of you. Am I audible? Yes, ma'am. यस Okay. ओके, सब लोगों ने असाइनमेंट अपलोड कर दिया है? किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या पीडीएफ कन्वर्ट करने में या फाइल्स मर्ज करने में? नो मैम। No, ma'am. मेरा नहीं हुआ था नेटवर्क इशू की वजह से।
तो आप अभिषेक फिर मुझे व्हाट्सएप कर देते अभी या कर मेल देता हूँ। कर देते। एक्सक्यूज मी मैम, मेल करना, मेल। यस अंकित। मैम आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें से एक क्वेश्चन था हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ इमल्शंस, उसके आंसर किसी क्लियर कट अच्छा नहीं मिल रहा, मतलब आपके स्लाइड्स में, तो आप उसका भेज दोगे? इवैल्यूएशन ऑफ इमल्शन में आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, हम वो टेस्ट सब से आएगा उसमें। टेस्ट होते हैं, ओके। हम्म। एंड मैम दूसरा भी था मेरे पास, ये जो हमारे पास दूसरा सस्पेंशन होते हैं उसमें हमारे पास लिखने के लिए सिर्फ फ्लॉक्यूलेटेड, डिफ्लॉक्यूलेटेड और ये अपना सेडिमेंटेशन यही था। लॉन्ग आंसर इतना चल जाएगा क्योंकि कंटेंट तो हमारे पास इतना ही है इसके अंदर। मेन प्रॉब्लम तो सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन ही है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पूरा का पूरा स्टोक्स लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्टोक्स लॉ किस किस पैरामीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके तो मेन प्रॉब्लम तो सेडिमेंटेशन ही है कि हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो हार्ड केक फॉर्मेशन को आप ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? देन अदर देन दैट, अगर आपकी फ्लॉक्यूलेशन जो थी आपने प्रिपेयर की थी इंटेंशनली डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, लेकिन विद टाइम अगर विद जैसे जैसे आपने उसको स्टोर किया है तो विद टाइम अगर उसमें फ्लॉक्स बन गए बड़े बड़े, सो दैट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल वो इशू, मतलब वो भी अनस्टेबिलिटी इशू में आएगा अगर डीफ्लॉक्यूलेटेड भी विद टाइम जो है फ्लॉक्यूलेटेड में चेंज हो जाती है, क्योंकि दैट इज नॉट अ कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन। हमें चाहिए होती है कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन सस्पेंशन में। अनकंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। यस ठीक है। वही था। राइटिंग मटेरियल इसमें थोड़ा कम लग रहा था तो स्टोक्स लॉ को हम एक्सप्लेन कर देंगे, है ना? एनी अदर इशू? एक्सक्यूज सो देयर आर ओनली 38 ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी। हम जैसे वैल्यूएशन ऑफ इमल्शंस में हमने जैसे पीएच वगैरह का भी लिखा है कि पीएच से भी हम चेक हाँ कर हाँ। सकते हैं जीटा पोटेंशियल का भी यूज होगा। जीटा पोटेंशियल का यूज कैसे होता है इमल्शन में? मैम उसमें जीटा पोटेंशियल में वो ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं ना, डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, आर डिस्टेंस ओके मेंटेन रखते हैं उसको। उस ओके। कारण फिर जो पॉपुलेशन नहीं होती है, कोलेसेंस नहीं होती है। आपने इनिशियली जब भी कोई भी इमल्शन बनाई तो इनिशियली आप कैसे चेक करोगे कि मेरी इमल्शन कौन सी है? इवैल्यूएट कैसे करोगे? You have prepared an emulsion in your lab. Now you have to check whether my emulsion is the correct one. वो oil in water है या water in oil है? तो initial evaluation कैसे करोगे? by the color, odor, physical property. विजुअल परसेप्शन से भी कर सकते हैं, विजुअली मतलब विजुअली चेक करके पहले तो। उसके अलावा are there any test जिससे आप evaluate कर सकते हो कि मेरी emulsion जो बनी है वो कौन सी है? Yes ma'am, वो तो dye मैम test जैसे है। डाई टेस्ट है, कंडक्टिविटी टेस्ट है। डाई जैसे टेस्ट है, डाइल्यूशन टेस्ट हो गया, कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया, डाई टेस्ट हो गया और डाई सॉल्युबिलिटी डाइल्यूशन टेस्ट टेस्ट हो गया, मिक्सिबिलिटी हो गया, कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया और स्टेनिंग टेस्ट हो गया। ये 6-7 टेस्ट। Dilution test. Yes, very good. So this is how you evaluate your prepared emulsion. आप ऐसे ऐसे evaluate करते हो. First of all, before starting with today's topic, I would like to introduce you all people to how can you use which are the softwares which you use to prepare your PDF. किसी को कैम स्कैनर के बारे में पता है? यस मैम, बैन हो गया वो तो। नहीं, चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी डाउनलोड हो रहा है। प्ले स्टोर पे नहीं है मैम। प्ले स्टोर पे नहीं है, गूगल पे है। हम गूगल से तो करा अदर था। देन दैट कोई सॉफ्टवेयर है अवेलेबल है, कोई और सॉफ्टवेयर? मैम प्ले स्टोर पे जाके मैम पीडीएफ कन्वर्टेबल वहां पे आ जाता है, तो उसको फिर उसमें क्या बोलते हैं गूगल ड्राइव में चेंज करके मैम आराम से हो जाता है अपलोड, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। मैम पीडीएफ वो भी सही है।
ओके सो किसी के पास पीडीएफओ है अभी? मेरे पास तो टैब स्कैनर है अपना। सो इज दैट सिमिलर टू कैम स्कैनर? यस मैम, काफी मैम सिमिलर है। डॉक्यूमेंट स्कैनर भी सिमिलर है कैम स्कैनर। Okay. So you people don't want a demo on how to use cam scanner, है ना? सबको पता है कि कैसे कैसे आपने यूज करना है। यस मैम, भेजा तो हुआ है मैम कई बार उसी से। ओके ओके सो आई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो दे कैन आस्क मी, मैं बता दूंगी कि आप हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर्स इफ you want to merge file or you want to send merged files in the form of images or in the form of PDF and how to rename files कि आप files को कैसे rename कर सकते हो. So starting with before starting I just want to take your attendance. Let me take attendance. So okay, I'll present today's topic to you. So we all wanted to start with the revision. Just a second. मैम Yes. मैम आज तक की प्रेजेंट लगा दो, वो हर्षित की आईडी से लॉगिन नहीं हुई। Okay. So okay, is this screen visible to you? Yes, ma'am. Introduction to dosage form. Yes, ma'am. Okay. So today we'll revise this topic. What are the dosage forms? Right. So starting with the definition, what is a dosage form? Dosage form is any mean by which you are going to administer your active drug to the site of action. ठीक है? Active drug मतलब जो भी उसमें केमिकल है प्रेजेंट जो आपके बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर करता हो वो आपका ड्रग होता है. सो it is any means by which you are going to administer your drug या active pharmaceutical ingredient, उसको कहते हैं API, to the site of action, कि जो आपके बॉडी का साइट है जहां पे you want that desired action, that is called as dosage form. So now that dosage form, why it is prepared? It is prepared to produce the optimum action of the drug and prevent the undesirable effect. ठीक है कि आपका जो एक्शन है डिजायर्ड एक्शन है वो तो आपको ऑप्टिमम मिले, साथ ही में आपके जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स है या जो साइड इफेक्ट्स है या एडवर्स इफेक्ट्स है वो मिनिमाइज हो जाए. सो दैट इज व्हाई यू प्रिपेयर एनी डोजेज फॉर्म. सो व्हाट इज द नीड ऑफ डोजेज फॉर्म? नीड ऑफ डोजेज फॉर्म क्या है कि यू हैव टू कीप इन माइंड द ड्रग सेफ्टी एज वेल एज द पेशेंट सेफ्टी. आप इस हिसाब से अपना डोजेज फॉर्म डिजाइन करोगे कि आप अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए. सिमिलरली आप अगर किसी भी डोजेज फॉर्म की फॉर्म में अगर मेडिसिन को दे रहे हो दैट शुड बी सेफ टू द पेशेंट, वो पेशेंट को भी जो है कोई भी हार्म ना पहुंचे. देन कमिंग ऑन टू व्हाट आर द नीड ऑफ डोजेज फॉर्म. सो फर्स्ट पॉइंट इज you want to provide safe and convenient delivery of accurate dosage. Now suppose if you want to give paracetamol, हमको paracetamol देना है to any patient. So paracetamol we know it is a powder, वो powder form में आता है. So now consider कि एक तरफ you have paracetamol powder, round about 50 grams आपके पास paracetamol powder है एक box में. And on the right hand side you have paracetamol tablets in a strip. आपके पास 500 mg की 10 गोलियां हैं एक स्ट्रिप में. So now if you will give
पैरासिटामोल पाउडर टू अ पेशेंट, आप पैरासिटामोल पाउडर आप निकालेंगे, आप वे करोगे और आप पेशेंट को दोगे, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है कि प्री फॉर्म टैबलेट्स आ रही है पैरासिटामोल की, 500 mg आपको देना है, सो यू विल जस्ट टेक आउट 1 tablet from a strip and you will give it to patient. Now tell me which one method is more convenient? टैबलेट निकाल के देना या पहले पाउडर को बॉक्स से निकालना, फिर उसको वे करना, फिर उसको पैक करके किसी को देना? टैबलेट देना मैम, टैबलेट। So it is a convenient delivery option. Fine. Similarly, your capsules also and your syrup also. Now coming on to the second need of the dosage form, that any dosage form, it protects your drug substances from atmospheric oxygen और moisture, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था एक बॉक्स में there is 50 gram of your paracetamol powder and on the right hand side you have 10 tablets, आपके पास पैरासिटामोल का स्ट्रिप है जिसमें 10 tablets है। अब आप हर बार उस बॉक्स में से जो है 500 mg निकाल रहे हैं, वे करके दे रहे हैं, ठीक है। आप उसको बाद में एक पेपर में फोल्ड करके अपने पेशेंट को दे रहे हो, और दूसरी तरफ यू जस्ट हैव प्री फॉर्म टैबलेट्स। आपने क्या हुआ, पेशेंट को अगर मेडिसिन देना है तो आप स्ट्रिप में से दो, आपने जैसे 2 टैबलेट्स देनी है तो 2 टैबलेट्स कट कर दोगे और वो 2 टैबलेट्स का जो स्ट्रिप होगा वो पेशेंट को दे दोगे। सो पेशेंट कैन हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेक आउट द टैबलेट। जैसे उसे मॉर्निंग में लेना है तो उसने एक टैबलेट निकाला, खा लिया, फिर उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में लेना है तो नेक्स्ट टैबलेट निकालेगा। सो अमंग द 2 डोजेज फॉर्म, एक पाउडर है और एक टैबलेट है, तो विच वन इज मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमोस्फेयर? कौन सी जो है वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से ज्यादा प्रोटेक्टेड है? टैबलेट, ठीक है, बिकॉज पाउडर का बॉक्स आप जितनी बार ओपन करोगे उतनी बार उसमें क्या है, मॉइस्चर चला जाएगा। लेकिन टैबलेट तो आप 1 ले रहे हो ना एट अ टाइम, तो हमने अगर स्ट्रिप में से एक टैबलेट निकाली है, बाकी 9 की 9 तो इंटैक्ट रहेगी, फिर हम सेकेंड डे पे सेकेंड को खोलेंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डोजेज फॉर्म कि इट कैन प्रोटेक्ट योर ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर। सिमिलरली कम ऑन टू कैप्सूल। अब सेम जो पाउडर है वो आपका एक बॉक्स में ऐसे ही पड़ा है, नाउ यू फिल दैट पाउडर इन अ कैप्सूल और आप कैप्सूल को बंद कर देते हो, ठीक है। सो इन बोथ द डोजेज फॉर्म, एक पाउडर हुआ एक कैप्सूल हुआ, तो कैप्सूल वाला डोजेज फॉर्म will prevent the degradation of your ingredients from atmospheric moisture या light या किसी भी चीज से, ठीक है। So that is the use of dosage form. If you want to prevent or if you prevent degradation of your drug or if you want to protect your drug from atmospheric condition, you can prepare its dosage form. जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ कैप्सूल का, कि कैप्सूल शेल के अंदर हमने अपने ड्रग को जो है वो कवर कर दिया, तो जो कैप्सूल शेल है हमारी वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हमारे मेडिकामेंट को जो है प्रोटेक्ट करेगी। फाइन। देन कमिंग ऑन टू थर्ड requirement or why do we need a dosage form? Any dosage form, it can protect your drug substance from gastric acid, ठीक है। Now we all know कि हमारे जो gastric juices होते हैं, जैसे हमारे stomach में it has acidic pH as well as there is presence of n number of enzyme, multiple digestive enzymes होते हैं हमारे stomach में। So there are few medicament if you take it, अगर वो आपके stomach में जो आपका pH भी उसको disturb कर सकता है, आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी जो है वो उसको जो है डिग्रेड कर सकते हैं। Now, if you want to protect that drug substance from your gastric juices, so you coat your tablet. आप उस मेडिकामेंट को आप टैबलेट बनाया, then you will coat it with enteric substances. एंटेरिक कोटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टमक में इंटैक्ट रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है स्टमक के पीएच पे, बट जैसे ही वो बेसिक पीएच पे आते हैं, जैसे ही दैट टैबलेट ट्रैवल्स डाउन फ्रॉम योर स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पे पीएच चेंज होगा। अब पीएच बेसिक हो गया है, पीएच 6.8 हो गया है, तो वो बेसिक पीएच पे जो है वो कोट जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। तो आपकी मेडिकामेंट फिर कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम डिग्रेडेशन ड्यू टू एसिडिक पीएच या your digestive enzymes which are present in stomach. So this is how you can protect any drug substance from gastric acid, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है आपका enteric coated tablets.
Then coming on to another need, कि you know कि drugs, there are various drugs which are bitter in taste. Now for example, आप PCM का example ले रहे हो, सबको पता है PCM जो है it is bitter in taste, ठीक है. Now एक आपका normal PCM का tablet है, एक आपके पास capsule है जिसके अंदर PCM का आपने powder fill कर दिया है, ठीक है. और एक और टैबलेट है जिसको आपने जो है उस टैबलेट को एक शुगरी कोटिंग से कोट कर दिया है, ठीक है. सो अमंग ऑल थ्री, एक हो गई अनकोटेड पीसीएम टैबलेट, एक हो गई स्वीट कोटेड टैबलेट हो गई पीसीएम का, एक हो गया कैप्सूल. तो इन तीनों में से इफ वी टेक द टैबलेट्स, व्हिच वन इज गोइंग टू बी मोस्ट बिटर? सबसे बिटर कौन सी होगी? अनकोटेड, कोटेड या कैप्सूल? अनकोटेड मैम. अनकोटेड टैबलेट आपकी बिटर होगी, बिकॉज जो आपकी कोटेड टैबलेट है उसमें भी आप जो है उसको शुगर कोटिंग दे सकते हो. सिमिलरली आपका जो कैप्सूल शेल होता है, कैप्सूल शेल का भी खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता है, इट इज टेस्टलेस, तो वो भी आपके बिटर टेस्ट को मास्क कर देगा. बिकॉज कैप्सूल शेल आपका कहाँ ब्रेक होगा? आपका कैप्सूल शेल ब्रेक होगा अंदर आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में जाके, ठीक है. Then coming on to if your drug is insoluble, हमारा जो drug है that is insoluble in liquid vehicle, उस केस में भी you can deliver that medicine in the form of suspension, because हमें पता है suspension क्या है. Suspension is a dosage form जिसमें आपके insoluble solids are dispersed in your liquid medium. अब हमें पता है कि क्योंकि अगर हमें सस्पेंशन प्रिपेयर कर दिया तो आपके जो insoluble solids है वो जो है पूरे मीडिया में सस्पेंड हो जाएंगे. सो व्हेनेवर यू टेक एनी डोज तो आपके पास यूनिफॉर्म डोज आएगा. लेकिन अगर हम उसका सस्पेंशन नहीं प्रिपेयर करते हैं और ऐसे ही किसी लिक्विड मीडियम में डाल देते हैं तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स जो सेटल हो जाएंगे जल्दी, तो जब भी आप उसका डोज लोगे तो आपको नॉन यूनिफॉर्म डोज मिलेगा. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ डोजेज फॉर्म. सस्पेंशन का एक एडवांटेज है कि यू कैन एडमिनिस्टर एनी ड्रग विच इज इनसॉल्युबल इन योर लिक्विड व्हीकल, ठीक है. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट नीड कि इफ यू वांट एनी ड्रग सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म तो भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर हमें पीसीएम जो है हमें इफ वी वांट टू गिव पैरासिटामोल टू एनी इन्फेंट, तो इन्फेंट ना तो पीसीएम का पाउडर खा पाएगा, ना ही कैन इंजेस्ट द टैबलेट. उससे टैबलेट भी नहीं इंजेस्ट की जाती है क्योंकि पैरासिटामोल का पाउडर इज बिटर इन टेस्ट. अब टैबलेट क्या है? टैबलेट भी इजीली जो है एक बेबी जो है उसको स्वेलो नहीं कर सकता. सो यू हैव द ऑप्शन नाउ. द ऑप्शन विच यू हैव इज कि यू कैन गिव पैरासिटामोल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. आप क्या करोगे? आप पैरासिटामोल का सिरप बनाओगे. सिरप में इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और शुगर, तो वो स्वीट होगा टेस्ट में. तो पैरासिटामोल का सिरप कैन बी इजीली स्वेलोड बाय एनी इन्फेंट, ठीक है. So that is the advantage of liquid dosage form, that you can give your medicament in any desired vehicle. इसका example है solution, और जैसे मैंने आपको कहा syrup also comes in category of monophasic liquid dosage form solution. Then coming on to what are the other advantages? Action जो है, suppose I have some disease, मेरे hand के ऊपर there is some skin disease, जैसे eczema हो गया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेडिकामेंट लेनी है, तो मुझे लोकलाइज एक्शन चाहिए. मुझे सिर्फ जहाँ पे मेरा डिजीज पोर्शन है स्किन का, मुझे वहीं पे एक्शन चाहिए. सो आई विल जस्ट टेक अ टॉपिकल क्रीम. मैं उस स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्रीम लूंगी और अपने वो डिजीज एरिया के ऊपर क्रीम अप्लाई कर लूंगी. सो यू कैन ऑलवेज गेट ऑप्शनल ड्रग एक्शन. नाउ इफ आई वांट कि मुझे एसिडिटी हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे एसिडिटी हो रहा है, सो आई वांट कि मेरा जो कोई भी मेडिकामेंट का एक्शन है तो वो स्टमक में हो. तो उस केस में आई विल टेक अ टैबलेट और अ कैप्सूल और सिरप, जैसे मैं जेलीसिल का सिरप लूंगी. और इन दैट केस आई वोंट अप्लाई एनी मेडिकामेंट टॉपिकली. मैं उसको स्किन के अपने हैंड या अपने आर्म के ऊपर नहीं अप्लाई करूंगी, बिकॉज मुझे लोकलाइज्ड एक्शन चाहिए स्टमक के अंदर. सो आई विल प्रेफर दैट डोजेज फॉर्म. सो
your any particular type of dosage form, it can provide you optional drug action. ठीक है. Now if you want any drug action in your ear, तो आप क्या है, आप ऐसा डोजेज फॉर्म लोगे जो ईयर के लिए प्रिपेयर किया गया हो. अगर आपको आई में इन्फेक्शन है तो आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन लोगे, आप ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म लोगे किसी भी ड्रग का. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू another advantage, that is कि you can always insert a drug into body's orifice, कि बॉडी के जो कैविटीज होते हैं, orifice होते हैं, वहां पे भी आप अपने ड्रग को जो है इंसर्ट कर सकते हो, जैसे रेक्टल और वेजाइनल सपोजिटरीज है. नाउ सपोज देयर इज अ पर्सन, आपके पास एक ऐसा पेशेंट है हु इज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट कैंसर. ठीक है. उसका GIT का जो ट्रैक्ट है दैट इज ऑल डैमेज, उसका डैमेज है. यू कैन नॉट गिव मेडिकामेंट टू दैट पर्सन थ्रू ओरल रूट. So in that case, you can always give that medicine in the form of suppository to that patient. ठीक है. So that is the advantage of dosage form, कि आपको कब, कैसे और किस कंडीशन में जो पेशेंट है आपको उसको कैसे मेडिकामेंट देना है. So you can always prepare that particular dosage form of a drug. Then comes the another advantage, कि you can always get extended drug action. Now you want कि आपका जो मेडिकमेंट है वो आपको प्रोलॉन्ग एक्शन दे, 8 आवर्स तक एक्शन दे. सो यू कैन ऑलवेज डिजाइन अ डोजेज फॉर्म जिसमें आप अपने मेडिकामेंट को, यू विल मिक्स विद अ मैट्रिक्स. वो ऐसा मैट्रिक्स होगा कि वो आपके ड्रग को स्लोली रिलीज करेगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा. यू कैन ऑलवेज गेट अ प्रोलॉन्ग एक्शन. इसके एग्जाम्पल है आपके कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, देन कैप्सूल्स एंड सस्पेंशन. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू अनदर एडवांटेज की few dosage form you can always give in the form of implants. Implants क्या होते हैं? Implants are those dosage form जिसमें आपका ड्रग को मिक्स किया जाता है विद मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स आपका या तो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ एक्शन, कि आपको एक्शन कहाँ डिजायर्ड है. आप इम्प्लांट को जो है बॉडी में इंसर्ट कर सकते हो. Now suppose someone is suffering from any disease which is localized. उसका वो disease क्या है, वो फुट में है. ठीक है. So वो फुट में है and you have to give medication. आपको prolonged medication देना है for 6 months या 1 year. ठीक है. So in that case implants are the most preferred route of administration. उसमें क्या करोगे, you will just put incision on the skin. आप फुट के स्किन के ऊपर incision दोगे and then you will insert the implant. Implant कुछ नहीं होता है, your medicament and the excipients एक mixed biodegradable या degradable matrix होगा. You will compress it. वो किसी भी shape में हो सकता है. It can be triangular, it can be circular, it can be a cube. Now suppose आपका circular implant है. So just imagine कि एक बहुत छोटा सा गोल सा spherical सा implant है जिसको आपने foot में insert करना है. You will put incision, you will put your implant over there and then you will seal the skin. आप ऊपर से skin को फिर से seal कर दोगे. Now depending on the type of matrix, कि आपका जो implant है उसका matrix अगर तो biodegradable है, so आपको क्या है, आपने बस एक बार उसको जो है बॉडी में इंसर्ट करना है, फिर आपने छोड़ देना है. तो 6 months के बाद आपकी मेडिकामेंट भी रिलीज होती रहेगी 6 month तक, और 6 month के बाद आपका मैट्रिक्स जो है वो डिग्रेड हो जाएगा बॉडी में. नाउ सेकंड केस इज कि अगर आपका जो मैट्रिक्स है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, उस केस में आप क्या करोगे, आपने इम्प्लांट इंसर्ट किया था 6 months के लिए, उसने अपना एक्शन दिया, बट इफ द मैट्रिक्स इज नॉन बायोडिग्रेडेबल then you have to take out that implant. आपको वो निकालना भी पड़ता है बॉडी से. So after 6 months you will again put incision और आप उस implant को बाहर निकालोगे and then you will seal the skin. आप या तो टांके लगाओगे या आप कोई बैंडेड लगाओगे ऊपर से. So that is the role of implant. ठीक है. Then implant हमेशा जनरली प्रेफर किया जाता है जैसे किसी को हार्मोनल थेरेपी देना हो. ठीक है. बिकॉज इफ समवन फॉरगेट्स टू टेक एनी डोज, या कोई भी ऐसा मेडिकामेंट है जिसका एक भी अगर डोज बीच में मिस हो गया तो आपकी जो थेरेपी है वो फेल हो जाती है. जैसे सपोज दैट इज अ थेरेपी ऑफ 6 months. अब 6 months के लिए आपको सेम टाइम पे सेम डोज लेना है. ठीक है. नाउ सपोज किसी को सुबह 10 AM पे जो है वो हार्मोन जो है उसका टैबलेट लेना है. अब अगर उसमें कंटिन्यूस 30 days तक ले लिया और फिर वो जो 31st day पे है, if he or she forgets to take that medicine at 10 AM in the morning,
तो वो पूरा थेरेपी जो है वो फेल हो जाता है। तो उस केस में इम्प्लांट्स आर जनरली गिवन कि इवन इफ योर पेशेंट फॉरगेट्स टू टेक दैट मेडिसिन, वो इम्प्लांट जो है आपका वो रेगुलेटेड होता है, प्रोग्राम्ड होता है, तो उसमें वो धीरे उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसी पर्टिकुलर डोजेज में जो है आपका मेडिकामेंट को रिलीज करेगा। So that is your advantage of implants dosage form. Then coming on to कि if you want the drug action through inhalation, ठीक है, तो आप inhalants use कर सकते हो. So that is the advantages and need of your different dosage forms. Then coming on to classification of dosage form. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, shall I continue? Yes, ma'am. Okay. Coming on to classification of dosage form. So you all know you can divide dosage form depending on the route of administration कि आप किस तरीके से अपने मेडिकामेंट को दे रहे हो, and depending on the physical form of your dosage form कि आपका जो dosage form आपने तैयार किया है उसका physical form क्या है. Now depending on the route of administration में आपका होता है oral, अगर आप टैबलेट कैप्सूल ले रहे हो GIT के थ्रू, पेरेंट्रल मतलब आपके इंजेक्शंस, टॉपिकल मतलब आप स्किन सरफेस पे कुछ देर लगा रहे हो, ट्रांसडर्मल मतलब परक्यूटेनियस आपका ये भी स्किन पे ही होता है, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या इनहेलेशन है वो डोजेज फॉर्म आपका. देन योर ऑप्थेल्मिक्स आर फॉर योर आईज. देन रेक्टल डोजेज फॉर्म जो रेक्टम से दिए जाते हैं, देन वेजाइनल डोजेज फॉर्म, एंड देन ऑटिक डोजेज फॉर्म. सो व्हाट are otic dosage form? Have you heard this term earlier? No, ma'am. Otic are the dosage form which are meant to be given into your ear cavities. जो हमारे ear cavities के लिए जो आपके जैसे ear drops आते हैं तो वो किस में आते हैं? Those are otic dosage form. Then come on the physical form कि आपका medicament या dosage form जो dosage form आपने डिजाइन किया है वो solid है, liquid है, सेमी सॉलिड है या गैस है, तो उस पे भी आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है डोजेज फॉर्म का. सो विल डिस्कस इन डिटेल. सो बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओरल रूट आपका ओरल है, सबलिंगुअल है, बक्कल है, रेक्टल है, वेजाइनल है, इसको हम कहते हैं एंटेरल रूट. ठीक है, ओरल मतलब कि आपने यू हैव टेकन द टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन थ्रू योर माउथ. ठीक है, आपने माउथ से जो लिया है वो सारा ओरल में आएगा. देन योर सबलिंगुअल का मतलब होता है कि यू प्लेस दैट पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म अंडर योर टंग. आपने अपने टंग के नीचे उस टैबलेट को रखना है, तो वो आपका सबलिंगुअल रूट हुआ. बकल रूट होता है बिटवीन योर गम एंड चीक. आप अपने चीक और गम के बीच में जो है उस पर्टिकुलर टैबलेट को या उस डोजेज फॉर्म को वहां प्लेस कर देते हो, दैट इज योर बकल रूट. सो इसके एग्जाम्पल है आपके ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स कि कुछ एक ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिसको इफ यू पुट इट इनटू योर माउथ, आपने जैसे टंग के नीचे डाला तो वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाता है और वहीं से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है. देयर आर च्यूइंग टैबलेट्स, आपके लोजेंजेस हुए, आपके ऑइंटमेंट्स, ओरल स्प्रेज, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, ये सारे किस में आते हैं? सबलिंगुअल एंड बक्कल उसमें. तो अब मुझे बताओ कि सब लिंगुअल और बक्कल रूट हम कब प्रेफर करेंगे किसी भी मेडिसिन के लिए? Am I audible? Yes, ma'am. ओके, Yes, मैं ही ma'am. बता देती हूँ. सो आपने सबलिंगुअल और बक्कल रूट कब प्रेफर करना है? जैसे सपोज आपका जो ड्रग था, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी ड्रग हमारा स्टमक में जाके डिग्रेड हो जाता है तो आप उसका हमेशा क्या दे सकते हो? उसको सबलिंगुअल और बक्कल रूट से दे सकते हो. अगर आप उसका ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट बना दो, क्योंकि वो आपके माउथ से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो स्टमक में जाएगा ही नहीं, तो ड्रग डिग्रेड भी नहीं होगा. सेकेंडली, अगर आपको लोकलाइज एक्शन चाहिए, मान लो हमें थ्रोट में चाहिए, हमें थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है, या किसी को टॉन्सिल्स हुए हैं, तो उसको हम लोजेंजेस देते हैं. लोजेंजेस क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर हार्ड आपका टैबलेट होता है जिसमें आपका स्वीट जो है सुक्रोज या शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. जैसे आपके स्ट्रेप्सिल्स के टैबलेट्स आते हैं. स्ट्रेप्सिल्स के टैबलेट कभी भी किसी ने खाए होंगे तो वो टॉफी की तरह होते हैं, ठीक है, दे हैव स्वीट फ्लेवर, और वो
यू जस्ट पुट इट इनटू योर माउथ, आप उसको बक्कल एरिया में रखते हो अपने, आप उसको गम्स और अपने चीक के बीच में रख देते हो और धीरे धीरे व्हाट हैपेंस कि वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है। तो वो आपको क्या है, बिकॉज वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है तो वो आपके पर्टिकुलर थ्रोट एरिया से होके फिर वो नीचे जाएगी स्टमक में। तो बिकॉज वी वांट एक्शन इन थ्रोट, तो उस केस में हम लोजेंजेस देंगे, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड एक्शन, या इफ यू वांट टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट योर मेडिकामेंट फ्रॉम गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट, तो आप उसका सबलिंगुअल और बक्कल जो है डोजेज फॉर्म बना सकते हो। देन इफ यू हैव एनी डिजीज इन योर गम्स, या आपके इनेमल आपका खराब हो गया है या टूथ डिके हो गया है, तो उस केस में भी यू कैन प्रेफर दिस रूट। देन कमिंग ऑन टू रेक्टल एंड वेजाइनल रूट, रेक्टल और वेजाइनल रूट से आप ऑइंटमेंट्स दे सकते हो, आप सपोजिटरीज दे सकते हो, आप इनेमा दे सकते हो, एंड देयर आर फ्यू एनिमास जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सपोज देयर इज अ बेबी, एक बेबी है जिसको हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, और उसको वो ही और शी इज नॉट एबल टू इंजेस्ट द फूड, वो अब खाना भी नहीं खा पा रहा है। सो उस केस में हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं टू दैट पर्टिकुलर किड यूजिंग न्यूट्रिएंट एनिमा। उसको जो है एनिमा दिया जाता है थ्रू रेक्टल रूट, और उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपकी एब्जॉर्प्शन क्या है, वहां से आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो सकती है इफ द जीआईटी, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो। सो दोज आर ऑल द एडवांटेज ऑफ योर एंटेरल रूट। देन कमिंग ऑन टू पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट में आपके आते हैं इंजेक्शंस एंड इन्फ्यूजन्स, ठीक है। इंजेक्शन कैन बी योर इंट्रावेनस, मतलब वीन में इंजेक्ट कर रहे हैं, देन इंट्रामस्कुलर इनटू योर मसल्स। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शंस होते हैं। एट योर लेवल यू शुड नो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकार्डियक, इंट्रापेरिटोनियल एंड सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। इंट्रावेनस हुआ इनटू वीन्स, इंट्रामस्कुलर हुआ इनटू मसल्स, इंट्राकार्डियक क्या हुआ कि डायरेक्टली हार्ट में जो है, हार्ट के आपके जो वो है आर्टरीज हो गए, उसमें आपने इंजेक्शन देना है। देन विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, देन सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या है कि आपने अपनी स्किन को ऐसे उठाना है एंड देन यू विल गिव इंजेक्शन। जैसे आपका इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, तो वो आप स्किन के अपर सरफेस, अपर लेयर्स पे दे देते हो, दैट इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस। तो ऐसे ऐसे डिपेंडिंग ऑन दी साइट कि कहाँ पे इंजेक्शन आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट्रल इंजेक्शन। अगर जैसे इंट्रासेरेब्रल हुआ तो इनटू योर ब्रेन, इंट्राथिकल हुआ आपका इनटू स्पाइन, इंट्राडर्मल हुआ कि आप डर्मल स्किन की डर्मस लेयर पे दोगे, इंट्राऑसियस क्या हुआ कि बोन्स में अगर किसी को इंजेक्शन देना है। So those are all the types of parenteral dosage form. अब पेरेंट्रल्स में एक तो आगे इंजेक्शन, एक आते हैं इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन यू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ योर इंजेक्शन, कि आपने जो है अपने मेडिसिन का डिलीवरी को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद धीरे धीरे जो है आपका मेडिकामेंट जो है एक कंट्रोल्ड रेट से बॉडी में जाता है। जैसे सपोज यू माइट हैव सीन किसी को ड्रिप अगर चढ़ता है, तो जब भी ड्रिप चढ़ रहा होता है दे कैन कंट्रोल दी ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स उनके जो बॉडी में जा रहे हैं। सो डॉक्टर कैन ऑलवेज कंट्रोल इफ दे वांट फास्ट डिलीवरी, कि फास्ट जो है ग्लूकोज बॉडी में जाए, तो वो उसका फ्लो रेट बढ़ा देते हैं। इफ दे वांट कि वो कंट्रोल हो या धीरे धीरे ग्लूकोज बॉडी में जाना चाहिए, तो वो उसका फ्लो रेट को कम कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर इन्फ्यूजन। जैसे ही ड्रिप में आपने ग्लूकोज देखा है, ऐसे मेडिसिन भी दे सकते हो आप बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट। देन कमिंग ऑन टू टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट में आपके आते हैं डर्मल, म्यूकोजल और परक्यूटेनियस। डर्मल हुआ कि स्किन की डर्मस लेयर के ऊपर, म्यूकोजल हुआ कि आपके बॉडी में जहां जहां भी म्यूकोजल लेयर है, अगर आप उस म्यूकोजल लेयर पे साइट ऑफ एक्शन क्या है आपका, म्यूकोजल लेयर है। देन परक्यूटेनियस भी जो है स्किन के ऊपर है, ठीक है। अब डर्मल में आपके आ जाते हैं ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, पेस्ट, क्रीम, लोशन, लिप बाम, शैम्पूज एंड डर्मल पैच, ठीक है। देन म्यूकोजल में आपके आ जाते हैं, मैंने कहा कि जहां जहां भी आपके बॉडी में म्यूकोजल लेयर होता है, ठीक है। तो आपके इसमें आ गए
ear, eye drops, nasal sprays, ointments, hydrogel, nanospray suspension, mucoadhesive, tablets. Then percutaneous transdermal patch है इसका एग्जाम्पल. ट्रांसडर्मल पैच इज नथिंग बट एक ऐसा थिन लेयर पैच होता है जिसमें आपका मेडिकमेंट भी होता है आपके पैच के अंदर. सो यू माइट हैव सीन कि आपने कभी भी कोई स्पोर्ट्स देखा होगा तो स्पोर्ट्स पर्सन को पैचेस लगे होते हैं. कभी एल्बो में पैच होगा, कभी नी में होगा पैच. सो दैट पैच इज अ ट्रांसडर्मल पैच. उसमें क्या होता है, उसमें जैसे सपोज एनाल्जेसिक है, पेन रिलीविंग कोई मेडिसिन है तो वो उस पैच में होती है, तो वो उस पैच से धीरे धीरे जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब होती रहती है. ठीक है. So that is your topical drug delivery because आप उसको topical route से दे रहे हो. Then coming on to physical form, कि physical form के basis पे आपकी जो है medicament it was of 4 types. आपका solid हुआ, semi solid हुआ, liquid हुआ and gaseous हुआ. तो solid में आपके पास अब ये जो सारे physical forms है it can be shaped और it can be unshaped. तो shaped में आपके आते हैं tablets आ गए, कैप्सूल्स आ गए, इम्प्लांट्स आ गए, ट्रांसडर्मल पैचेस आ गए. ठीक है. देन अनशेप्ड में आपके आगे पाउडर्स हुआ या ग्रेन्यूल्स हुआ. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. सेमी सॉलिड मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी का डोजेज फॉर्म जो विच लाइज बिटवीन सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड के बीच की कंसिस्टेंसी आपकी सेमी सॉलिड में आती है. ठीक है. इसमें आपके आगे सपोजिटरीज, पेसरीज और अनशेप्ड में आगे आपके जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट. ठीक है. बट सिमिलरली अगर योर फिजिकल फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म इज लिक्विड, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म हमने अभी अभी पढ़ा है कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स. या तो मोनोफेजिक होगा या बाइफेजिक होगा. ठीक है. मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज. सिंगल फेज आपका हुआ सॉल्यूशन में देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, सिरप्स है, स्पिरिट्स है, एलिक्जर्स है, टिंक्चर्स है. Then coming on to biphasic as the name suggests कि इसमें 2 phases होंगे, या तो solid liquid होगा या 2 liquid होंगे. तो 2 liquid का एग्जाम्पल है आपका emulsions. इसमें 2 immiscible liquids होते हैं, एक oil phase होता है and एक water phase होता है. Coming on to solid and liquid, इसका एग्जाम्पल है आपका सस्पेंशन में क्या होता है, insoluble solid को डिस्पर्स किया जाता है लिक्विड मीडियम में. ठीक है. देन देयर आर फ्यू लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसको आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो. इसमें आते हैं आपके लोशंस, लिनेमेंट्स एंड कोलोडियंस. ठीक है. देन फोर्थ फिजिकल फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म इज योर गैसियस डोजेज फॉर्म. इसमें आपके आते हैं मेडिसिनल गैसेस, दे कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स. इसमें आपके वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं, इनहेलेशन हो सकता है. देन एरोडिस्पर्जन आपके जैसे एंटी एस्थमेटिक स्प्रेज हो गए. सो आर यू अवेयर विद द टर्म एरोसोल्स? एरोसोल सबको पता है क्या होता है? Am I audible? Yes. Yes, ma'am. जो एरोसोल्स क्या होता है? जो गैस इन लिक्विड. जैसे पंप्स होते हैं आपके, स्प्रे पंप्स होते हैं, जैसे जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो लेते हैं स्प्रे पंप्स. तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिकामेंट आपका जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे आप उसको पंप करोगे तो वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, फाइन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आपके जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी इनहेलेशन के साथ साथ वो क्या हो रहा है, वो स्प्रे ड्रॉपलेट्स आपके जैसे लंग्स तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज योर एरोसोल्स. देन कमिंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज हमारा पहला डोजेज फॉर्म था सॉलिड. तो सॉलिड में आपको पता है कि टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं. ठीक है. सो कमिंग ऑन टू सेकेंड फिजिकल फॉर्म लिक्विड. लिक्विड में हमने किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, मोनोफेजिक है और बाइफेजिक है. तो मोनोफेजिक भी है, 2 टाइप की है कि क्या वो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए है, क्या वो एक्सटर्नल के लिए है. तो इंटरनल के आपके एग्जांपल है सिरप, मिक्सचर, एलिक्जर्स, लिंक्चसेस. देन योर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कि क्या वो आपके माउथ एरिया में आपने लेना है एंड देन यू विल स्पिल इट आउट, क्या वो स्किन के ऊपर अप्लाई करना है या वो किसी बॉडी कैविटी में देना है. ठीक है.
जैसे आपके लिक्विड्स टू बी यूज्ड इन माउथ में आते हैं आपके गागल्स, माउथ वॉशेस और थ्रोट पिंस। सो नाउ यू माइट बी कंफ्यूज कि ये तो हम माउथ में ले रहे हैं, फिर ये एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आ रहा है? नाउ द रीजन बिहाइंड द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इज बिकॉज आप इन चीजों को आप कभी इंजेस्ट नहीं करते हो, यू ऑलवेज थ्रो इट आउट। आपने जैसे माउथ वॉश लिया है, सो यू विल जस्ट रिंस द माउथ वॉश, आप अपना माउथ को जो है रिंस करोगे विद माउथ वॉश एंड देन यू विल थ्रो इट आउट। सिमिलरली विद गागल्स, आप गागल्स जब करते हो, सो यू थ्रो इट आउट, यू डोंट इंजेस्ट इट। सेम गोज विद योर थ्रोट पेन्स, आप इन चीजों को इंजेस्ट नहीं करते हो, तो जिन चीजों को हम इंजेस्ट नहीं करते हैं वो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। देन कम्स द लिक्विड विच आर अप्लाइड टू द स्किन, इसमें आपके लोशंस आते हैं, इसमें आपके लिनेमेंट्स है, कोलोडोइंस है, पेन्स है जो आप स्किन के सरफेस पे लगाते हो। देन देयर आर मेडिकामेंट्स विच आर गिवन इनटू द बॉडी कैविटीज, जैसे आपके आई ड्रॉप्स हुए, ईयर ड्रॉप्स हुए, नेजल ड्रॉप्स हुए, डाउचेस हुए, एनिमास हुए, तो ये भी सारे आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आते हैं। देन कमिंग ऑन टू बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, अब मोनोफेजिक हमने कर लिया, बायफेजिक में आपने पढ़े हैं इमल्शन और सस्पेंशन। तो अगर इफ योर बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज सॉलिड इन लिक्विड, तो वो हुआ आपका सस्पेंशन। अगर आपका बायफेजिक डोजेज फॉर्म इज लिक्विड तो आपका हुआ इमल्शन। तो अब आपका जो सॉलिड एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो हो सकता है ओरल रूट से देना है, हो सकता है पेरेंटल रूट से देना है, या हो सकता है एक्सटर्नल देना है। तो एक्सटर्नल का एग्जांपल है आपका लोशन, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, तो अगर लिक्विड इन लिक्विड में आपका जो है ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, तो आप उसको हो सकता है ओरल रूट से दो, हो सकता है आप उसको एक्सटर्नल रूट से दो। तो एक्सटर्नल रूट से जो एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड का वो आता है आपका लिनीमेंट्स, ठीक है। अदरवाइज लिनीमेंट्स आपने देखा होगा, लिनीमेंट्स जो है सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बट समटाइम्स कुछ एक लिनीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीजें, दोनों का मिक्सचर होता है, वाटर फेज भी और ऑयल फेज भी। तो वो जो लिनीमेंट्स है अगर वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहे हैं, सो दे कम अंडर biphasic liquid dosage form. Okay, then moving on to semi-solid dosage form. Semi-solid dosage form मैंने आपको बताया कि it has consistency between, हाँ जी मैम जो पेरेंटल एप्लीकेशन के लिए दिए जाते हैं मैम, बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है? पेरेंटल एप्लीकेशन, आप पेरेंटल एप्लीकेशन आप उस केस में देते हो जब आपने बॉडी में जो डोज, एक तो डोज जो है वो बहुत कम देना है, सेकेंडली इफ यू वांट इमीडिएट रिलीफ, कि आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए बॉडी में, तब आप पेरेंटल रूट को जो है वो करोगे, प्रेफर करोगे। थर्ड होता है आपका कि अगर आपके जो है, जैसे सपोज आपने अगर ओरली वो मेडिकामेंट देना था, तो वो मेडिकामेंट को आपके डाइजेस्टिव एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं, तो भी आप क्या करोगे, आप उसको पेरेंटल रूट से दे सकते हो, ठीक है। बट जो ये दो तो मेजर यूजेस होते हैं पेरेंटल के, कि एक तो आपका जो है यू वांट इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो आप डायरेक्टली जो है आप इंजेक्ट कर दोगे, इंजेक्शन जो है आपका इनटू ब्लड। अब उसमें क्या होगा, ना तो आपका डिसइंटीग्रेशन चाहिए ना डिसोल्यूशन चाहिए, तो जो टाइम आपका वेस्ट होना था डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन में, अब वो आपने पार्ट्स क्या है ओवरकम कर दिए। तो डायरेक्टली क्या है, अब आपकी ब्लड में आपने इंजेक्शन दे दिया तो मेडिकामेंट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो एक्शन है वो जल्दी आपको अचीव हो जाएगा। देन कम्स योर कि अगर आपका कोई मेडिकामेंट था, वो अगर आप ओरल रूट से ले रहे हो, सो यू नो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको डिग्रेड कर देते हैं। जैसे सपोज जो पेप्टाइड्स होते हैं या जो प्रोटीन नेचर की ड्रग्स होती हैं, उनको कभी भी ओरल रूट से प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज ओरली क्या होता है, हमारे एंजाइम्स उनको ब्रेक कर देते हैं। जैसे इंसुलिन आपके पास एग्जाम्पल है, इंसुलिन ओरली क्यों नहीं लेता कोई? इंसुलिन इसीलिए ओरली नहीं लिया जाता बिकॉज हमारे बॉडी में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, तो जैसे ही हम इंसुलिन लेंगे तो हमारे स्टमक में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ट्रिप्सिन हुआ, पेप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ, सो दे ब्रेक दैट इंसुलिन। वो इंसुलिन के जो अमाइड बॉन्ड है बीच में, वो उसको तोड़ देगा। तो जब इंसुलिन टूट ही गया तो हमारी बॉडी में एक्शन कैसे आएगा?
हमारी बॉडी में एक्शन आ ही नहीं सकता। उस केस में आप इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली देते हो, ठीक है। सबक्यूटेनियस आपने देखा होगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, सो दे कैन टेक इंजेक्शंस बाय देमसेल्व्स, बिकॉज सबक्यूटेनियस रूट जो होता है, आपने बस स्किन के अपर लेयर में इंजेक्शन दे देना है, तो वो दैट इज सेफ रूट है वो, उसमें किसी को वीन ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए जो लोकेट कर सके आपकी वीन को और वो आपके वीन में इंजेक्शन दे सके। तो इसीलिए उस केस में क्या होता है कि व्हेन यू वांट कि पेशेंट जो है वो खुद से ही इंजेक्शन ले सके, तो उस केस में उसका सबक्यूटेनियस जो है इंजेक्शन दिया जाता है कि पेशेंट खुद से ही जो है खुद को इंजेक्शन लगा ले, बिकॉज ही डजंट हैज टू लोकेट योर वीन या आर्टरीज, उसको लोकेट नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ सपोज इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, कि किसी को आपको पता चल गया है कि इसको माइनर हार्ट स्ट्रोक आया है, नाउ देयर आर चांसेस कि उसको उसी डे पे जो है मेजर हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो उस केस में आप उसको क्या करोगे, डायरेक्टली कार्डियक जो है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन दोगे। आप मेडिकामेंट को बाकी बॉडी के पार्ट्स में वेस्ट नहीं करोगे। यू वांट कि वो सारी की सारी मेडिसिन जो है वो अभी हार्ट में अपना एक्शन दे और जल्दी से दे, सो यू विल प्रेफर गिविंग दैट मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। आप उसको फिर उस टाइम पे टैबलेट नहीं दोगे कि मैं उसको टैबलेट देता हूँ जी, इसको अभी हार्ट जो है इसको माइनर हार्ट अटैक आया था तो अभी चांसेस है मेजर भी आ सकता है। तो उस केस में वी वोंट प्रेफर गिविंग दैट पेशेंट कैप्सूल और टैबलेट। उस केस में हम क्या देंगे, उसको डायरेक्ट इंजेक्शन देंगे इनटू हार्ट। सो इज इट क्लियर हर्षप्रीत? Yes, ma'am. Means basically they increase the rate of absorption. यस, उस केस में 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है। जो मेडिसिन आपने दिया है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि ब्लड में भी हमारी माइनर कंसंट्रेशन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की रहती ही रहती है। ब्लड आपके जो सीरम है, सीरम में जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का बहुत माइनर कंसंट्रेशन रहता ही रहता है। तो हो सकता है आपने जो ड्रग इंजेक्ट किया था तो वो 100% में से 5% जो है वो एंजाइम्स आपके डिग्रेड कर दे, तो 95% फिर भी आप अचीव कर लोगे। लेकिन अगर सेम मेडिसिन को आप ओरल रूट से दे रहे हो, जैसे मैंने आपको इंसुलिन बताया, तो इंसुलिन के केस में क्या होता है कि आपने ओरल रूट से अगर इंसुलिन को दिया तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इंसुलिन को तोड़ देंगे। उस केस में आपको बायो अवेलेबिलिटी क्या है, 0% भी मिल सकता है, बिकॉज इंसुलिन तो टूट गया। तो अब अगर वो ब्लड में जा भी रहा है तो वो इंसुलिन इंटैक्ट फॉर्म में तो है ही नहीं, वो तो टूटा हुआ है, तो हमें बायो अवेलेबिलिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। एक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सो टू अचीव 100% बायो अवेलेबिलिटी, कि 100% बायो अवेलेबिलिटी आपको मिले, तो आप डायरेक्ट इंजेक्शन देते हो। बिकॉज अदर रूट्स में क्या होता है, मेडिसिन जो है आपका वो वेस्ट भी हो जाता है। जैसे अगर मान लो स्टमक में हमने लिया है तो कुछ पोर्शन जो है वो हो सकता है बॉडी के किसी और ऑर्गन में एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब बॉडी में डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स है, सब में डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे तो हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मेडिकामेंट वेस्ट हो जाए। लेकिन आपका अगर डायरेक्ट आप इंजेक्शन दे रहे हो तो उसमें वेस्ट तो कहीं नहीं हो रहा, उसका डायरेक्टली आपका ब्लड में जा रहा है, और जैसे ही ब्लड में जाएगा वैसे ही आपका थेरेप्यूटिक एक्शन आ जाएगा। Ma'am, these parenterals clear, are only given. Ma'am, these parenterals are only given through injections or maybe through oral routes or other, or only. No, injectables? पेरेंट्रल्स तो इंजेक्शन के लिए ही टर्म यूज होता है, Okay. ठीक है। ओके, देन कमिंग ऑन टू सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मैंने आपको बताया कि एनी डोजेज फॉर्म विच हैज कंसिस्टेंसी बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब ना तो वो सॉलिड है ना तो वो लिक्विड है, वो बीच की कंसिस्टेंसी है। तो उसमें आपके आते हैं क्रीम्स है, पेस्ट है, जेल है और ऑइंटमेंट है, ठीक है। सो कैन यू ऑल गिव मी वन एग्जांपल? आप मुझे क्रीम का एग्जांपल दोगे एक, कोई भी वॉलंटियर? No one? Ankit, are you there? Creams means for medical preparations. There are many एंटीसेप्टिक examples. Like soframycin is one of the skin cream. Soframycin, betadine. ओके। अच्छा, फिर पेस्ट का एग्जांपल दो मुझे। पतंजलि।
कॉलगेट। हाँ, वेरी गुड। डे टू डे लाइफ में आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो तो वो उसका एग्जाम्पल है। देन ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल दो। बर्न हील मैम। Ma'am, orthopeds that oils for the बर्न हील। अच्छा, जो जो आपके एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट्स आती हैं टू ओवरकम द पेन, जैसे मूव हुआ आपका, ये सब जो है ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आते हैं, जेल फॉर्म में भी आते हैं। मूव का जेल भी आता है, मूव का ऑइंटमेंट भी आता है, ठीक है। सो एनी ऑफ यू हैव यू यूज्ड ओरासोर जेल? किसी ने यूज किया है फॉर माउथ अल्सर? यस मैम, यस मैम। मैम। वो उसमें आप वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होता है। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा जो है फाइन होता है। देन ऑइंटमेंट में आपका जो जैसे सपोज थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की कोई चीज हुई तो वो आपकी ऑइंटमेंट में आ जाती है, ठीक है। देन क्रीम तो आपको पता ही है कि ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल होगा, ठीक है। पेस्ट में जो है, पेस्ट में भी आपका जो है सॉलिड कंटेंट थोड़े से ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू जेल। देन कमिंग ऑन टू इनहेल डोजेज फॉर्म की विच यू हैव टू टेक थ्रू इनहेलेशन, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उसको नोज एरिया के लिए ले रहे हो सकता है कि आपको मेडिकामेंट जो है वो लंग्स में जो है डिलीवर करना है। नाउ सपोज समवन इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, उसको ट्यूबरक्लोसिस है, एंड अनदर पेशेंट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सिंपल कोल्ड, कि उसको कोल्ड है और उसके नॉस्ट्रल्स जो है वो थोड़े से ब्लॉक हो गए, स्वेल हो गए। सो ऑब्वियसली इन बोथ केस यू विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। अगर आपने किसी के लंग्स में कोई डिजीज ट्रीट करना है तो आप उसको ऐसा मेडिकामेंट या ऐसा डोजेज फॉर्म दोगे जिससे आपकी ड्रग डिलीवरी जो है वो लंग्स तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है। अब अगर किसी के नॉस्ट्रल्स जो है वो चोक हो गए हो या जैसे कंजेशन हो जाता है कोल्ड में, पीपल आर नॉट एबल टू ब्रीथ, उस केस में आप क्या दोगे, उसको सिंपल नोज ड्रॉप्स दे दोगे कि उसके नोज कैविटीज जो है वो खुल जाए, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ एक्शन कि आपको एक्शन कहाँ डिजायर्ड है, सो योर इनहेल डोजेज फॉर्म आर ऑफ टू टाइप्स, मेंट फॉर लंग एंड मेंट फॉर नोज। अब उसमें भी सब टाइप्स है। हो सकता है कि दैट डोजेज फॉर्म इज गैसियस, हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है वो एरोसोल हो सकता है वो सिंपल पाउडर हो, ठीक है, सॉलिड हो, फाइन पाउडर होता है। सो वो फाइन पाउडर को इफ यू इनहेल, बहुत ही फाइन पाउडर होता है, तो जैसे आप इनहेल करोगे तो वो एयर के थ्रू विदाउट इरिटेटिंग योर नॉस्ट्रिल्स वो आपके डायरेक्टली क्या है, या तो नोज एरिया में चला जाएगा या वो आपके लंग्स में चला जाएगा। तो अब जो हमारी डिलीवरी होती है कि वेदर वी वांट दैट मेडिकामेंट टू बी कंसंट्रेटेड इन नॉस्ट्रिल्स ओनली या वी वांट दैट मेडिकामेंट टू एंटर इनटू लंग्स, तो डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज आप पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप जैसे ही अगर मान लो बहुत फाइन पार्टिकल है तो दैट में रीच योर लंग, अगर थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है तो वो हो सकता है कि आपके नॉस्ट्रल्स पे ही जो है आके रुक जाए। सो आपको एक्शन कहाँ पे डिजायर्ड है, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल दैट बाय यूजिंग डोजेज फॉर्म, ठीक है। फिर आता है आपका रेक्टल एंड वेजाइनल डोजेज फॉर्म। सो रेक्टल एंड वेजाइनल डोजेज फॉर्म में आपके सपोजिटरीज आते हैं, एनिमाज आते हैं और पेसरीज आती है। फिर आपके आते हैं स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन डोजेज फॉर्म दैट इज योर टैबलेट्स। तो टैबलेट्स आता है आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म में। नाउ टैबलेट इज व्हाट इज अ टैबलेट, इट इज अ यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट का मतलब है सिंगल डोज है, वो आपका वन टाइम डोज है ऑफ वन और मोर मेडिकामेंट। हो सकता है उसमें सिर्फ एक मेडिकामेंट हो सकता है उसमें मिक्सचर हो मेडिकामेंट का, ठीक है। एंड दिस टैबलेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। आपने कंप्रेशनल फोर्स यूज करना है उस पाउडर को पंच करने के लिए इनटू टैबलेट। तो एक टैबलेट में क्या होता है, एक मेन इंग्रेडिएंट होता है विच इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसके अलावा देयर आर फ्यू ingredients which are used to aid या to provide additive action, ठीक है। जैसे आपका हुआ डाइल्यूएंट्स हुआ, डिसइंटीग्रेंट्स हुआ, बाइंडर हुआ, ग्लाइडेंट्स हुआ, स्वीटनर्स हुआ, पिगमेंट्स हुआ। डाइल्यूएंट का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हो जो आपके मेडिकामेंट को बल्क को बढ़ाए।
बल्क हम क्यों बढ़ाते हैं? बिकॉज हमें इतना पाउडर तो चाहिए कि वो पंच हो जाए। तो पंच होने के लिए वो डाई कैविटी को फिल तो करे कम से कम, ताकि ऊपर से अगर डाई के ऊपर कोई पंच आ रहा है तो वो टैबलेट पंच हो जाए। जैसे सपोज यू माइट हैव सीन, जो पैरासिटामोल के जो आपके टैबलेट्स आते हैं वो आपके आते हैं 500 mg या 250 mg के आसपास, ठीक है। लेकिन इफ यू वे अ टैबलेट, आप कभी भी टैबलेट को वे करोगे तो उसका वेट 1 ग्राम होता है। तो उसमें मेडिकामेंट तो सिर्फ 500 mg है। अब वो 1 ग्राम क्या है? तो वो अदर देन 500 mg जो उसमें चीजें हैं 2000 एक्सीपीएंस, तो उसमें डाइल्यूएंट भी ऐड किया जाता है। डाइल्यूएंट क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज जो टैबलेट के डाइज होते हैं, डाइज इज, मान लो ऐसा कैविटी, सिंपल सा एक कैविटी है जिसमें आपको पाउडर फिल करना है, फिर आपको ऊपर से पंच करना है उसको, ठीक है। तो अब अगर मान लो डाई जो थे, डाई का कैविटी बड़ा है और हम उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल दे, 500 mg पाउडर डाल दे, अब हम उसको पंच कर दे ऊपर से, तो वो टैबलेट पंच ही नहीं होगी, बिकॉज वो कंटेंट्स आपके कम पड़ गए पंच होने के लिए। सो यू ऑलवेज ऐड डाइल्यूएंट्स। आप क्या करोगे? आप उसमें ऐसे बल्क इंक्रीजिंग इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ताकि आप पाउडर को आप पंच में डाल रहे हो तो पंच के अंदर अगर डाई के अंदर अगर आप पंच करोगे तो वो टैबलेट बन जाए। So those are your diluents. Then comes your disintegrants की अब टैबलेट वी नो कि ओरली लेना है, तो और वो स्टमक में जाके टूटनी भी चाहिए, ब्रेक डाउन होनी चाहिए इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। सो यू ऑलवेज ऐड डिसिंटीग्रेंट्स कि वो जो टैबलेट को तोड़ दे स्टमक में जाके। देन कम्स योर बाइंडर कि यू नो कि अब टैबलेट को अगर आपने पंच करना है तो ऐसा ना हो कि जब तक पंच किया वो टैबलेट फॉर्म में रह रही है, थोड़ी देर के बाद वो फिर से जो है फ्रैगमेंट हो जाए। उस केस में वी वांट बाइंडर्स कि जो ग्रेन्यूल्स को बाइंड करके रखे। देन कम्स योर ग्लाइडेंट्स इन लुब्रिकेंट्स। ग्लाइडेंट्स इन लुब्रिकेंट्स, हाँ जी हाँ जी। मैम सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई मैम, 12:06 हो गए। ओके ओके, सॉरी, यू कैन लीव द क्लास। मैम आस्था की प्रेजेंट लगा दिया मैम, वो उसका नेटवर्क ओके 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 ओके, श्योर मैम श्योर। हरी अप गिरधर का भी मैम, गिरधर का भी। लीव द क्लास।